स्टेटहुड की बहाली के मुद्दे पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। पार्टी में डेमोक्रेसी है, उमर साहब ने इसको खुद बहुत बार बयान किया हुआ है। उमर साहब ने इस पर बहुत क्लियरली वो बातें बोली। अक्सर मुझे लगता है ये मीडिया की हाइप होती है। सीनियर लीडर्स हैं रूला साहब, उमर साहब भी इसको अपने हिसाब से हैंडल करते हैं और रूला साहब करते हैं। मुझे लगता है कि ये इसको इतना इशू बनाना चाहिए। देखिए, रूला मैदी साहब नेशनल कांग्रेस के एमपी हैं और उनके नेता है उमर अब्दुल्ला साहब, तो ये वो ही बता सकते हैं क्या चाहते हैं और नेशनल कांग्रेस को इस चीज का जवाब देना चाहिए। बीजेपी तर्जुमान गौरव गुप्ता ने अगरहोला मेहदी के बयान पर गुमराह करने वाला बयान बताया। केसर टीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी मरकजी सरकार और पीएम मोदी की तारीफ करने के लिए मजबूर हैं। जी हां, मजबूर हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर एक ही समय में अलग अलग बयान देकर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, आज मानो सही माने पे मुझे खुशी है। एट द एंड ऑफ द डे उमर अब्दुल्ला जो हमारे यहाँ के माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, आज वो भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज को जिस तरीके डेवलपमेंटल के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, खासकर टनल की बात करूं या रेलवे डिवीजन जम्मू को मिलना, वो कहीं ना कहीं पर अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कितना एक सही माने पर कितने बड़े बदलाव से जम्मू कश्मीर पूरा निकल रहा है। और जहां तक रही बात उनके एमपी की, क्या मजाल है कि एमपी कोई ऐसी स्टेटमेंट देगा, डोंट यू थिंक ये पूरा प्लान है? ये तो गुमराह किया जा रहा है लोगों को कि आप ऐसी स्टेटमेंट दे दो, मैं यहां से कवर करूंगा बस। ये टोटल एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर एक गुमराह किया जा रहा है और ये पूरा प्लान जो है पूरा फिक्स है। तो फिलहाल यहाँ पे कई सारे सवाल बनते हैं और वो चीजें, सबसे पहली मर्तबा जब अगरहोला ने अख्तलाफात किए थे तो लगा कि शायद अंदरूनी मामला है या फिर अख्तलाफात है राय की, लेकिन जब दूसरी मर्तबा अख्तलाफात हुआ, प्रोटेस्ट में शामिल हुए, तब भी ये लगा कि शायद अंदरूनी तौर पे दो अलग अलग राय हैं। लेकिन पार्लियामेंट में और असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर जो चीजें हमने देखी उससे मुआवजना किया गया और लगा कि कहीं न कहीं राय मुख्तलिफ नहीं है बल्कि कुछ और भी है। अब अलग अलग पार्टियों का मौकिफ भी आप सभी के सामने लगातार हमने दिखाए हैं। अब कांग्रेस जरूर इसमें कुछ कहने से इनकार कर रही है, लेकिन अंदाज उनका भी जारहाना है और फिलहाल वो तमाम तर चीजें कहीं ना कहीं बगावती तेवर के रूप में देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ बीजेपी ये कह रही है कि फिलहाल ये मिली भगत है दोनों जगह की, यानी कि एमपी बगैर आला कमान के कुछ भी नहीं कह सकते, यानी कि जम्मू में कुछ और, दिल्ली में कुछ और। इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे। एडवोकेट नीलोफर मसूद साहबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जेकेएनसी से और एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीडीपी से और जगदीप सिंह साहब सीनियर स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे एडवोकेट नीलोफर मसूद साहबा, क्या इस बयान को, अगरहोला मेहदी के इस बयान को आप किस नजर से देख पा रही हैं? देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में अपने अपने मुद्दे और अपने अपने मसले और मसाइल होते हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारा जो मौकिफ पहले से रहा है कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमने उसको दबाने की ना कभी कोशिश की है और ना ही कोशिश करेंगे। हर किसी का अपना व्यू पॉइंट है, अपना पर्सपेक्टिव है, तभी जाकर ये जो तंजीम हमारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये मुतहरिद भी है और साथ में मजबूत भी है, क्योंकि हर एक को अपना हक है अपना व्यू पॉइंट सामने रखकर फिर पार्टी उसी हिसाब से उन सब व्यू पॉइंट्स को मिलाकर आगे बढ़ रही है और कामयाबी भी उसी वजह से आगे मिलती है। तो क्या आपको लग रहा है कि फिलहाल पार्टी पीडीपी के रास्ते पे चल रही है और इसका असर देखने को मिलेगा अवाम के जरिए? देखिए, इस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके पास असल मुद्दे तो है नहीं जिस पर वो बात करे, क्योंकि 4 ही महीने अभी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुए हैं हुकूमत करने के लिए। अब मेन इशू से डाइवर्ट करने के लिए ये जो मुद्दे हैं ये पीडीपी ने उठाए हैं, दूसरी पार्टीज ने उठाए हैं। पीडीपी में काफी जैसे ऐसे, मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल यहाँ पर, मुझे 2 मिनट आप दे दीजिएगा। बिल्कुल। बहुत से ऐसे उनके मेंबरान जो थे 370 के हटने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उस वक्त क्या आइडियोलॉजी थी, उन्होंने पार्टी छोड़ी, हम उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन वही लोग जिन्होंने दूसरी पार्टी में शमूलियत की, अब वो वापस पीडीपी में आ गए। क्या ये आइडियोलॉजी, अगर एक हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी चल रही थी, फिर दूसरे आ गए, वहां पर क्यों आ गए, फिर उनको क्यों लिया गया? अगर वो 370 के हक में थे तो नहीं प्लेटफॉर्म देना चाहिए था। हम मुद्दों में नहीं जाते, ना हमें उठाने की जरूरत है। इसी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी पीसी, उसके खिलाफ किसी ने लोकसभा में कोई उठा नहीं, अल्ताफ बुखारी साहब थे या बीजेपी के, उन्होंने कोई फील्ड कैंडिडेट नहीं किया उनके खिलाफ। हम नहीं, उन मुद्दों में भी नहीं हम जानते, उनके इंटरनल अरेंजमेंट्स है, इंटरनल बातें हैं उनकी, हमें भी उन मुद्दों में जाने की जरूरत ही नहीं है।
मुद्दे ये होने चाहिए कि किस तरीके से हम जम्मू कश्मीर की रियाया जो है इनको रफाकत किसी न किसी तरीके से पहुंचाए, किस तरीके से हम यहाँ के जो 10 साल हमारे वेस्ट हो गए हैं, मैं फिर कह रही हूँ वेस्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ द रीजन जो जितना भी पैसा आया, जितना भी जो भी हुआ, आपने देखा कि कितने डिपार्टमेंट्स का पैसा लैप्स होकर वापस चला गया, वो असली कामों पर यहाँ सर्फ नहीं किया गया। यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यहाँ का हर कोई चीज, हर कोई सेक्टर बीमार पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी जो आपने कहा, मैं फिर अपने बाकी साथियों की तरफ स्विच करूंगा। मैं सबसे पहले एक चीज और आपसे जान लेने की कोशिश करूंगा। आपने कहा कि ये गुमराहकुन मुद्दे पीडीपी वगैरह की जानिब से उठाए गए हैं, तो क्या आप ये मान रही हैं कि आगा रुहुल्लाह मेहदी पीडीपी के इन मुद्दों में गुमराह हो गए? बिल्कुल नहीं, मैंने तो ऐसी बात ही नहीं की। मैं ऐसी जसारत नहीं कर सकती। वो एक टॉल लीडर है, अपनी आइडियोलॉजी नहीं बल्कि पार्टी तो की बातें दोनों तो एक तरफ कर रही हैं मैम, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। आगा रुहुल्लाह मेहदी साहब वही बात कर रहे हैं जो पीडीपी कह रही है। सुन लीजिए आप, ये तो पीडीपी तो उनको आदत है किसी के पीछे छुपने की। इससे पहले भी वो छुपे हुए थे, किसी को सामने दे देना, दूसरों के कंधों पर गोलियां चलाना, ये ठीक नहीं रहता है। वो अपना व्यू पॉइंट रखे। तो जो आगा रुहुल्लाह साहब कह रहे हैं वो टॉल रीडर है, वो अगर कोई सजेशन दे रहे हैं तो हेल्दी है, ले लेंगे, चलेंगे उसके साथ। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा पर्सनली उन्होंने कुछ ऐसा अगेंस्ट कहा। इससे पहले भी आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि जो ये कहेगा कि डिसेंट है जम्मू कश्मीर नेशनल, वो मुझसे बात करे। मुझे लगता है वो काफी एक आंसर था उन लोगों के लिए जो अननेसेसरीली इस फेक चीज को बढ़ावा देते हैं कि अंदर कोई चीज। चलिए ठीक है, आदित्य गुप्ता जी से ये पूछ लेते हैं। एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, सबसे पहले आपका रद्द अमल चाहेंगे जो नीलोफर साहिबा कह रही थी, उसके ऊपर भी आपकी राय। देखिए, मैं बार बार आपके चैनल पे बात करता रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक हमेशा गुड कॉप बैड कॉप की सिस्टम को चलाती रही है। पहले फारूक साहब और उमर साहब दो अलग अलग चीजें कहते थे, तो जिसको वो मैनेज करते थे। कश्मीर में एक बात कही जाती थी और दिल्ली में जाकर दूसरी बात की जाती थी। अब वही चीज को आगा साहब ने स्टेप इन कर लिया हुआ है। एक ये भी वे है, एक किस्म का पावर स्ट्रगल भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। सिंस इंटरनल मैटर, वो लोग आपस में देखेंगे क्या है, लेकिन एटलीस्ट लोगों तक जो मैसेज आपने पहुंचाना होता है वो मैसेज क्लियर होना चाहिए। आपकी पार्टी की लाइन क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। आगा साहब क्या कर रहे हैं उसका अगर नीलोफर जी के हिसाब से देखा जाए तो उनके हिसाब से तो वो आगा साहब जो भी कर रहे हैं वो पीडीपी की कहने पे कर रहे हैं, पीडीपी की लाइन टोक जी, इसलिए पूछा था हमने। आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ नीलोफर जी कि इस बार जम्मू कश्मीर की इलेक्शन जम्मू कश्मीर की डिग्निटी को प्रिजर्व करने के लिए की थी। जब आपने वोट मांगा तो आपने कहा था तो जम्मू कश्मीर के साथ 5 अगस्त 2019 को हुआ है, उस चीज का मैं हिसाब लूंगा, मैं उस चीज को वापस रिस्टोर करूंगा, मैं उठ के बात करूंगा। जब आपने कहा था कि जब आपने टोपी उतारी थी तो आपने कहा था मेरी इज्जत बख्शो क्योंकि मैं आपके लिए बात करूंगा। आपने हर पॉलिटिकल पार्टी को बीजेपी का बी टीम बोल के वोट लिया, आपको मैसिव मैंडेट मिला 50 का। आप मुझे बताएं 4 महीने में आपने एक स्कीम पास की हो, आपने एक ऐसा अपना प्रॉमिस किया हो, फुलफिल किया हो जो आपने अपने इन मैनिफेस्टो में लिखा है। आप बेसिक कंडेमनेशन ऑफ 5 अगस्त 2019 एक्ट्स को कंडेम नहीं कर पाए अपने कैबिनेट के रेजोल्यूशन। आप वहां पे बैठ के भी स्टेटहुड पर रोना रो रहे हैं। आप मुझे एक बात सिंपल बताएं, मैं ये बात बार बार पूछता आया हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग अलग स्पोक्स पर्सन से कि आप मुझे बताएं कि अगर स्टेटहुड नहीं है तो और भी तो डिपार्टमेंट है आपके पास, उन डिपार्टमेंट में आपने क्या काम किया है? क्या आपने कभी मोशन भी मूव किया? रेगुलराइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज का तक आपने मोशन मूव किया क्या आपने असेंबली में? आपको जितनी भी इस टाइम पे अगर लैंड रेगुलराइजेशन है वो आपके मंशूर का हिस्सा है, उसको एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पीडीपी मूव करती है। आपके भी तो मैनिफेस्टो में वो बात लिखी थी। तो आपको क्या चीज रोकती है काम करने से? और जो आप करना चाहते हैं आप ये कर रहे हैं कि आप कोजी को अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के साथ। मैं आपको एक बात बड़ी साफ तरीके से बताता हूँ कि आपने आइडियोलॉजी की बात की थी नीलोफर जी, जब आपने आइडियोलॉजी की बात की थी तो आपको मैं ये बात बताता हूँ कि हिंदुस्तान में 2 ही किस्म की आइडियोलॉजी है। एक है गोडसे की जिसको बीजेपी फॉलो करती है, दूसरी है गांधी की जिसको हर इंडिया अलायंस का पार्टनर मानता है। जब आप कोजी इन बेड होने जा रहे हैं बीजेपी के साथ ये कहकर कि जी हमारा तो गुजारा ही बीजेपी के बिना नहीं हो पाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद नहीं होगा, तो आप बेसिकली अपनी आइडियोलॉजी शिफ्ट जो गांधी की आइडियोलॉजी से गोडसे की आइडियोलॉजी में आप शिफ्ट कर रहे हैं, उसको पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात नहीं है। आप आज भी देखें, मैं 1 मिनट कल 16-18 तारीख को लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने डिसेंट नोट फाइल किया
इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते हुए। उमर साहब से पूछा गया कि आप डिसेंट नोट के बारे में क्या कहते हैं, वो कहते जी एलओपी का तो हक है डिसेंट देना। अरे वहां फिर कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूछा कि सर उसका कंटेंट है कि एलओपी ने ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम गलत है, फिर उसका ये जवाब देने से चूकते हैं, जबकि इन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन की जिस टाइम पे अपॉइंटमेंट और जिस टाइम पे सरकार ने नया रूल लाया था इन्होंने खुद कंडेम किया था। आज ये पावर में बैठ के कोजी नहीं हो रहे तो और क्या हो रहे हैं बीजेपी के साथ, ये धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेसिकली चलिए इसका जवाब तो हम कांग्रेस से मिलेंगे जो आपने उठाया है मुद्दा, और उन तमाम तर चीजों के बारे में जो रिएक्शंस देना चाह रही थी वो उनकी तरफ भी आएंगे। जगदीप साहब सबसे पहले आपकी राय, उसके बाद अगला सवाल। आपके तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले कि मैं खास तौर पर आदित्य जी ने जिस तरीके से आज बात रखी उस पर बात करूंगा, लेकिन ये बता दूं कि मेरे मार्गदर्शक और हमारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा जी ने आधिकारिक तौर पर जब ये स्पष्टीकरण दिया तो निश्चित तौर पर यही मुझे लगता है कि एक मॉरल वे था हमारा, क्योंकि हम घटक दल है प्रमुख इस वक्त सरकार का, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का निश्चित तौर पर अंदरूनी मामला है। लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी राय जरूर रखूंगा। लेकिन पहले मैं आदित्य जी को एक बात बताना चाहता हूँ। आप अच्छे प्रवक्ता हैं, बढ़िया बोलते हैं, लेकिन आदित्य जी एक बात आपको भी समझनी होगी। एक तरफ आप इंडिया लाइंस की हामी भरते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी इस सरकार को जुम्मा 4 महीने हुए। दूसरी बात, बिजनेस रूल्स का कोई अता पता नहीं है। वित्तीय मामले, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 55 के तहत जब इन्होंने तमाम अख्तियार एलजी के हाथ में थमा दिए, फिर चाहे लॉ अबाइडिंग एजेंसी पुलिस की बात हो या फिर तमाम तरह के वित्तीय मामले, अब जो भी वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं, मैं आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन मैं समझता हूं कि इन सच अ स्पैन ऑफ पीरियड इट सीम्स प्रीटी परप्लेक्स्ड। इफ वी विल रुमिनेट द थिंग्स लाइक दैट, वी विल हैव टू वेट एट लीस्ट अप टू सम एक्सटेंट। और दूसरा, जहां तक मेहंदी साहब का मामला है, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आज कि उनके बयान तो छोड़ दीजिए जो वो जेएनयू में दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब आरक्षण की बात आई वो धरने पर बैठ गए, वही बात हुई। अब तीसरी दफा है, मैं परोक्ष रूप से आपको बता दूं कि किसकी शाहरग पर किसका पैर है, हाथ नहीं पैर है, और इस तरीके के बयान बार बार क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे की वजूहात शायद आपको याद होगा आमिर भाई, एक डिबेट में हमने पहले भी इस पे चर्चा की थी जी। अब मैं आधिकारिक तौर पर तो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर कोई उनका मामला व्यक्तिगत था, पार्टी के साथ उनका कहीं कोई विरोधाभास है, तो ये ज्यादा बेहतर होता कि जेएनयू के कैंपस में जाकर बात करने से वो अपनी पार्टी के आला कमान के जो नेता उनसे बात करें, वो सांसद हैं इस पार्टी के, और अगर वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर विपक्षी दलों को मौका मिलेगा। और मुझे कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस की संभावना भी नजर आ रही है, और यही करती आई है भाजपा। और आप देखिए, आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से दर्जन से ज्यादा प्रदेशों में लोगों की चुनी हुई सरकारों को सशक्त जनादेश के बाद भी तोड़ा गया, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, एमएलए की खरीद फरोख्त इस तरीके से हुई, उनको कई जगह पर तो हाईजैक कर लिया। आप अरुल्ला साहब की नियत पे सवाल उठा रहे हैं जगदीश साहब। नहीं, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन तीसरी मर्तबा जब आप बार बार अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं और वो भी पब्लिक डोमेन में, तो कुछ तो वजूहात है, कोई तो कारण है। और अगर कहीं कोई, आप ये बताएं, आप भी जानते हैं कि बिजनेस रूल्स नहीं है, और यहां तक सवाल है, मैं देखता हूं बार बार विपक्षी जमात के लोग कहते हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप मुझे एक बात बताएं, एक आप सिपा सलार को मैदान जंग में भेज देते हैं हथियार थमाकर, लेकिन हाथ उसके आप बांध देते हैं, फिर आप तवक्को करते हैं कि वो लड़ क्यों नहीं रहा। आप मुझे बताइए कोई ऐसा फैसला जो सरकार लेना चाहे और उसमें कोई तब्दीली, चाहे वो अस्थायी कर्मचारियों को, अनुबंधित कर्मचारियों को स्थायी करने की बात हो, चाहे किसी तरीके के किसी विभाग में किसी प्रकार का कोई चेंज लाने की बात हो, तो क्या आपको वित्तीय मदद नहीं चाहिए? और वो आपके पास है, ठीक है, वो फैक्ट है, उसमें कोई शक नहीं है। सवाल ये है कि अगर यही सारी चीजें हैं कांग्रेस की, तो फिर जो आपके कमांडर साहब हैं वो आजकल बगावती रुख क्यों अपना रहे हैं? मैं उसके ऊपर आपसे पूछूंगा। आमिर भाई, सॉरी, दिस इज माय पर्सनल स्टेटमेंट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। हां, ठीक है, आवर चीफ स्पोक्सपर्सन हैड ऑलरेडी एक्सप्लिकेटेड व्हाट ही वुड लाइक टू बी, पर ये मैं व्यक्तिगत तौर पर एक अखबार नवीस होने के नाते आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके की परिस्थितियां अब बनी हुई हैं, इससे साफ साफ विदित हो रहा है कि आने वाले वक्त में, निकट भविष्य में, भाजपा ठीक उसी तरीके का गैर लोकतांत्रिक खेल एक मर्तबा फिर जम्मू कश्मीर में खेल सकती है। चलिए नीलूफर साहब, आप आदित्य साहब की कुछ जवाब देना चाह रही थी बीच में।
देखिए, आदित्य साहब ने जो बातें की, बिल्कुल मुझे लगता है शायद उनको अपना जो पिछला दौर है जब उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था वो उनको भूल गया है। थोड़ा सा मैं उनको याद दिलाऊं, ये कोजी हम बीजेपी के साथ नहीं हुए थे, बल्कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी थी। जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको आउटसाइड वोट दे रही थी, ये सपोर्ट दे रही थी, कांग्रेस उनको आउटसाइड से सपोर्ट दे रही थी कि भाई आप बीजेपी के साथ हाथ मत मिलाइए। आपने यहाँ के लोगों से वोट ले लिया है बीजेपी को एट बे रखने के लिए, लेकिन आपको उस वक्त ये पड़ी थी नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाना है, कयामत लानी है, जो 5 अगस्त 2019 को आ गई हम लोगों पर, वो कयामत बरपी। वो दौर शायद इनको भूल गया है। इनको ये दौर भी भूल गया है जब उन्होंने हाथ उनसे मिलाया, वो आइडियोलॉजी ऑफ गुड्स के साथ हाथ मिला रहे थे, जो ये आज हमें कह रहे हैं। ये इल्जामात इनको अपने आप पर, अगर ये एक उंगली हम पर तान रहे हैं, उसमें से जो 4 है इनकी तरफ जा रही है, तो दूसरों पर जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों पर पत्थर नहीं। ठीक है, आदित्य साहब से इसका जवाब लेंगे, जगदीप साहब का भी और आपका भी। दूसरी बात मेरा ये जो ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड का रोना, आपने इनको बता दीजिए स्टेटहुड जो है ये हमसे छीना किसने 5 अगस्त 2019 को? ये वही लोग हैं जिनके साथ आप मिलकर आपने गली कूचे रास्ते सब कुछ उनको दिखाया, हर एक चीज उनको सिखाया, और फिर जाकर उन्होंने हमारे जो हकूक थे वो रोन डाले 5 अगस्त 2019 को आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप वहां पर गए। जीएसटी आपने लाया, सरफेसी आपने लाया यहाँ पर, वो एक बहुत बड़ी एनक्रोचमेंट थी आपकी हुकूमत में 370 को कमजोर करने की, वो आपने यहाँ पर किया। और साथ में 4 महीने बहुत कम होते हैं क्योंकि आपके पास मुद्दे तो है नहीं, अब आप बस पत्थर मार रहे हैं भाई, उसने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी, उसने ऐसी स्टेटमेंट दी। अरे खुदा के लिए कुछ ऐसा कीजिए ताकि यहाँ के लोग, जो पहले तो माफी मांगे यहाँ के लोगों के साथ, क्योंकि आपने किस आइडियोलॉजी के साथ हाथ मिलाया था वो आप जानते हैं। इस रियासत को आपने यूटी बनाया तो आपको माफी मांगनी चाहिए यहाँ की रियासत के साथ। तो जो हम लोग हैं, अगर यही चीज है, इसी को बेस बना लेते हैं एडवोकेट नीलूफर साहबा, तो फिर आपके लीडर ही तो आपके खिलाफ ये सारी चीजें वो झुटला रहे हैं साफ साफ, और पीडीपी भी सेम बात बोल रही है। कोई नहीं झुटला रहा है, कोई कुछ नहीं झुटला रहा है। मैंने आपसे कहा कि हमारी तंजीम जो है ये इनकी अपनी, हम ये कभी नहीं चाहते कि जो हर किसी का राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, हर कोई बोल सकता है, हर किसी का राइट है, हर किसी का डेमोक्रेटिक राइट बनता है वो अपनी बात रखे, सामने रख रहे हैं बात, तो हम उस चीज को एनकरेज करते हैं। हालांकि जहां पर तंजीम की बात आती है, यही अगर रौला साहब सामने आते कहते कि भाई आपको मुझसे गुजरना होगा तब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कीजिए, उसकी बात तो ये लोग नहीं करते। इनके पास असल मुद्दे है ही नहीं, कहेंगे क्या? क्योंकि उनको पता है जो आज जिन मुसीबतों से ये हुकूमत जूझ रही है वो बोया हुआ इन्हीं तंजीमों का है। तो सिर्फ इतना बता दीजिए, फिर मैं आता हूं आदित्य साहब के साथ, इतना बता दीजिए सिर्फ कि क्या जिस तरीके से अभी हम देख पा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाला इशू था, वहां पे भी आगार हुल्ला नजर आए। अभी पीएम मोदी वाली जो बात उन्होंने कही कि भाई पीएम मोदी जब आए थे, आप कह रहे हैं मौसम सुहाना हो गया उनके आने से, हालांकि ये तो खुदा का अजाब था। अब इस मौसम में चिल्लाई कलां के दौरान, उसके साथ साथ जहां भी आगा रुहुल्ला तर्जुमानी करते हुए नजर आते हैं, उनका भी मानना है और पीडीपी का भी मानना है कि लोगों की असल तर्जुमानी ये कर रहे हैं, और एनसी जो है पूरी की पूरी ये अलग ट्रैक पे चल रही है। नीलूफर मसूद साहिबा, मुझसे सवाल है? जी जी जी, आपसे ही पूछ रहा हूं, अलग अलग ट्रैक क्यों है एनसी के लीडरों का? देखिए कोई अलग ट्रैक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे ये दर्शाना चाहते हैं लोगों के हमारा कोई इंटरनल डिस्प्यूट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे सांसद है, हमें रिप्रेजेंट करते हैं, और जब वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जो उनकी बात होती है, चाहे वो सांसद में रखते हैं, चाहे वो असेंबली में, चाहे वो अपने लीडर्स के साथ बैठकर बात रखते हैं, तो इन कंसेंसस जो भी चीजें आती हैं सामने आ जाती है। अब अगर वो कोई सजेशन देते हैं या कोई भी लीडर हमारा सजेशन देता है, वो हम बिल्कुल उस पर अमल करते हैं, हम उस पर चलते हैं, उस पर गौर खोज करते हैं, तो उनका हक बनता है। चलिए ठीक है, एडवोकेट आदित्य साहब आप रिएक्शन कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं है तो बाहर से क्या होगी? चलिए एडवोकेट आदित्य साहब जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी जवाब देना चाहूंगा, नीलूफर जी को भी देना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि जो मुद्दा है आज का वो आगा साहब का बोलना और उमर साहब की छुट्टी है। बिल्कुल, देखिए बोलने की ऑप्शन तो उमर साहब के पास भी है, उन्होंने ऑप्ट किया कि वो नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट उन्होंने ऑप्ट किया कि जैसे सोनमर्ग की टनल के टाइम पे एक बटरिंग करने का उन्होंने सोचा, तो चलो उन्होंने बटरिंग का ही बहाना तरीका ले लिया, ये तो उनकी अपनी मर्जी। जहां तक नीलूफर जी की बात है, नीलूफर जी ने बड़ी बड़ी बात की है कि
हम लोगों ने कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल आइडियोलॉजी की भी बात की। देखिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल की जो बात की गई थी निलोफर जी, आपको समझ नहीं आनी, जगदीप जी को समझ आएगी बड़े ध्यान से, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मतलब था जम्मू और कश्मीर। जिन दो हिस्से जम्मू कश्मीर के, जिसको 50 साल के अब्दुल्ला के परिवार के रूल में इतना डिफरेंशियल क्रिएट कर दिया था कि दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ ट्रस्ट नहीं करते थे। उस ट्रस्ट को बिल्ड किया था क्योंकि उस टाइम पे मैंडेट ऐसा था। जम्मू ने पहली बार एक ही पार्टी में को टोटल मैंडेट दिया था। जब वो कांग्रेस को मैंडेट मिलता था जम्मू से, तो उनको इनकॉर्पोरेट किया ही जाता था ना सरकार में। तो वैसे ही एक इनकॉर्पोरेशन जो थी वो बीजेपी को की गई थी, क्योंकि उन्होंने इनके पास 25 सीटें थी। तो ये जो बार बार कश्मीर से ये बात आती है कि कश्मीर की बीजेपी को एंट्री दी, बीजेपी को क्या एंट्री दी? जम्मू के लोगों ने वोट दिया। आप यहाँ डिसाइड कर लो कि जम्मू के लोग आपके भाई हैं या नहीं है। सिर्फ मुंह से बोलते रहते हो। अगर जम्मू के लोगों ने अपना मैंडेट दिया तो उस मैंडेट को इज्जत दी। आपने उसको बना दिया हुआ तमाशा। उठ के बार बार आप वहां पे कश्मीर में इस बात को कहते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल मिला दिया जी, उन्होंने बीजेपी की एंट्री करा दी। और बीजेपी की एंट्री हुई तो इसलिए 5 अगस्त 2019 हुआ। आप मुझे बताएं, 5 अगस्त 2019 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मोदी को 303 सीटें पार्लियामेंट में आई? क्या वो अकेले पीडीपी ने ला कर दी उसको? अजीब सी बात करते हैं, कोई लॉजिक नहीं होता। कॉन्स्टेंटली एज ए स्पोक्स पर्सन, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली to talk about our party, but also give proper data and proper things to the people who listen to us. आप बार बार कहते हैं कि जी उन्होंने यूटी बना दिया। कैसे बना दिया जी? पीडीपी का कैसा लेना देना? पीडीपी की सरकार तो खत्म हो गई थी। और आप मुझे बताएं कि उमर साहब पीछे से पावर नहीं, सपोर्ट नहीं खींच सकते थे क्या? बीजेपी ने खींची क्या? उमर साहब नहीं खींच सकते थे क्या? उनकी हैंड रिटन कमिटमेंट थी। और ऊपर से बीजेपी। और लेकिन जीएसटी का जो उन्होंने इन्फोर्समेंट का मुद्दा उठाया, जीएसटी वाला 2017 वाला, उस पर भी आप बोलिए। मैंने सब कुछ लिखा। 2014-2015 का हमारा अलायंस वो एजेंडा ऑफ अलायंस था। उसमें डॉक्यूमेंटेशन लिखी गई थी। उसमें ये भी लिखा गया था जम्मू को क्या मिलेगा, कश्मीर को क्या मिलेगा, कौन सा एम्स कहाँ खुलेगा, आईआईटी कहाँ खुलेगा, ये सब कुछ डिटेल्स थी उसमें। एक रिटन डॉक्यूमेंट था। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है वो बाय बटरिंग वो अपना दिल वहां पर जोड़ने की कोशिश कर रही है। और वी ट्राई टू बी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वाज आइडेंटिफाइडली डिफाइंड। वन, सरफेसी की ज्यादा बात है। सरफेसी एक ऐसा कानून है जिसके अंदर बैंक जो लोन देते हैं तो उसके अंदर आप उसकी एप्लीकेबिलिटी जम्मू कश्मीर में नहीं हुई थी। 2002 से लेकर 2014 तक की इतनी लिटिगेशन चल गई थी जिसमें हजारों करोड़ रुपया बैंक लोगों का पैसा फंसा था, क्योंकि जिसका डिफॉल्टर होता था आप उसकी प्रॉपर्टी को कवर करके उसमें से पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे थे। अगर निलोफर जी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना यह है कि वो पैसा रिकवर करना गलत है, देन गॉड। चलिए ठीक है, उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी वो उसमें जाएंगे तो शायद और भी ज्यादा वक्त निकल जाएगा हमारा। जगदीप साहब, मेरे दोस्त जगदीप जी ने बात की थी कि आपने 4 महीने की बात की। और हम जगदीप जी, मैं 4 महीने में ये नहीं कह रहा कि आप कमाल करें, एटलीस्ट डिग्निटी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की उसकी तो बात करें। क्या उमर अब्दुल्ला साहब ने जो सुसाइड हुआ है, जिसको अबेट किया एक एसएचओ ने कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, क्या उसके बारे में सिर्फ एक ऊंची आवाज में बात की कि ये गलत है? क्या उस फैमिली को रीच आउट किया जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं? जब 400 डिटेंशन हुई है तब भी उमर साहब चुप रहे। जब आपका टोटल स्टैंड आपने चेंज किया स्मार्ट मीटर्स के नाम पर, आपने कहा कि बिजली देनी तो बात की बात है, पहले 100% मीटरिंग करेंगे हम। क्या वो चेंज ऑफ स्टांस नहीं था? जब उन्होंने उनकी इतनी इनएबिलिटी है कि बिजनेस रूल्स की आप बात करें, बिजनेस रूल रिकमेंड तो करके भेजें। एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर अगर होनी है, उसकी रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर से जानी है। वो एक कागज पे एक नाम लिखकर नहीं भेज सकते कि इस इंसान को एडवोकेट जनरल बनाया जाए, ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई तो फैसला करे। जब वो फैसला ही नहीं करना चाहते, उमर साहब वो दम ही नहीं दिखाना चाहते, तो आप हमें कह रहे हैं कि हम क्यों 4 महीने ला रहे हैं? हम 4 महीने से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साहब वो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं वो कोशिश करें। हमने बात की जब सिक्योरिटी मीटिंग में उनको नहीं बुलाया गया था, उस वक्त भी हमने उनके लिए बात की कि चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर को बुलाना ही बुलाना है आपको जी। और उसका रिजल्ट आप देखिए, जब फाइनेंशियल अभी तक रूल्स रिव्यू। चलिए इस चीज को हम यही रहने देते हैं। वापस जगदीप साहब आपकी तरफ आएंगे। सवाल मेरा वही बरकरार है, आप इनका भी जवाब दे लीजिएगा, लेकिन सवाल मेरा यही बरकरार है कि बगावती तेवर तो दिख रहे हैं साहब, ये आपको सिंह साहब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको परोक्ष रूप से एक बात कही थी, किसका पैर किसकी शारग पे है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब यहाँ 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं। पहली तो बात, भले ही देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये तमाम हमारे घटक दल है और हम निश्चित तौर पर गांधी जी की उस सोच के साथ खड़े लोग हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है,
जब ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलाएंगे तो एक बात समझनी पड़ेगी, भाजपा के साथ गठबंधन में पीडीपी भी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी। ये बात अलग है कि वो भाजपा वाजपेयी साहब वाली भाजपा थी जो 2014 के बाद अपने किरदार को, अपने मयार को कितना नीचे गिरा चुकी है, ये देश जानता है। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही आदित्य भाई, आपका तो वो कहना हो गया, मैं कह रहा हूं कि तैरना नहीं आता तो भाई पानी में उतरोगे तो तैरोगे। आप कह रहे हो कि नहीं, जब तक तैरना नहीं आएगा मैं पानी में नहीं उतरूंगा। अरे भाई साहब, अगर 200 यूनिट बिजली फ्री देनी है तो मीटर तो लगाने ही पड़ेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेगी कंसर्न सरकार या डिपार्टमेंट की भाई इस घर ने 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर ली या नहीं कर ली? दिक्कत क्या है, भाजपा ने 3 से 4 मरतबा अलग अलग मीटर्स लगा के करोड़ों रुपए का चूना यहाँ के लोगों के पैसे को, उनके हक हकूक की कमाई पे पहले ही लगा दिया है। अब देखिए, बजाय इसके कि हम इतने अल्पकाल में, ये जरूर है, आपने जैसे रविंद्र शर्मा साहब के बयान का जिक्र किया, स्टेटहुड हमारी प्राथमिकता है। अब आर्टिकल 370 क्या है, इस पर मैंने बड़ी बार आपसे बात की है। संविधान सभा को विधानसभा में कैसे इन्होंने बदल दिया, और आपको जानकर हैरत होगी, मैं एक बात बताऊं जिस पर कभी किसी ने चर्चा नहीं की, और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं बहुत लोगों को इस बारे में जानकारी भी नहीं है, कि जब यहां पर विधानसभा भंग की थी तत्कालीन और आखिरी गवर्नर सत्यपाल मलिक ने, वो संवैधानिक रूप से ये कर ही नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी की गई। और ये तो मानना पड़ेगा कि त्रिशंकु, आप साउथ पोल नॉर्थ पोल छोड़ दीजिए, त्रिशंकु जनादेश के बाद एक मर्तबा ये सच है कि दो पूरी तरह से एक दूसरे की दूर विरोधी पार्टियां जो है वो सत्ता नशीन हुई त्रिशंकु जनादेश का हवाला देकर। लेकिन प्रत्युत्तर में पीडीपी के साथ जो हुआ, जो भाजपा ने किया, जिस ढंग से पीडीपी की पीठ पर छुरा घोंपा, वो उसकी जो आज भी खामियाजा पीडीपी भुगत रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये नसीहत हो गई, जैसे देश के अलग अलग रीजनल पार्टीज को है, वो चाहे शिवसेना हो, वो चाहे वो आज शिंदे साहब की पार्टी हो, आप अकाली दल से शुरू हो जाइए, आप लंबी फहरिस्त है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो मामले का लबो लबाब वो ये था कि एक नहीं, दो नहीं, तीसरी मर्तबा, मैं ये व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, जी बोलिए। जो मेहंदी साहब है, उन्होंने जो बातें की हैं पब्लिक डोमेन में, और जेएनयू में जाके, जहां के छात्रों को बड़ा बुद्धिजीवी माना जाता है, और अगर आप वीडियो देखेंगे तो 2-3 लोग जो है वो तालियां पीट रहे हैं, बाकी तो कोई खास बात मुझे दिखी नहीं। तो भाई साहब, अगर कोई दिक्कत है तो अपनी पार्टी में बात कीजिए ना, क्यों नहीं आप अपनी पार्टी से बात करते, बजाय इसके कि आप पब्लिक डोमेन में बात करते हैं। और अगर आप मौसम का तंज कस रहे हैं तो वो तो कहावत है, भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया। उस दिन धूप निकली कि नहीं निकली, छाया हो गई कि बारिश हो गई, इस पर जब आप इस तरीके का कोई तंज कसेंगे तो निश्चित तौर पर आप मौका देंगे विपक्षी जमातों को इस पर कटाक्ष करने का। तो इस पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई दिक्कत जो है उसको ऑल दीज फ्रीकिंग रफ एजेस मस्ट बी रब्ड ऑफ, और होपफुली जो आला कमान है नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो उसको संजीदगी से लेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोगों के मसले मसाइल है, हमारा डर ये है कहीं एक मरतबा फिर से वही लोकतंत्र की हत्या और उसी तरीके से लोकतंत्र को लूटने की कोशिश जम्मू कश्मीर में ना हो, क्योंकि यही भाजपा करती आई है। और जिस तरीके का विरोधाभास बार बार देखने को मिल रहा है, ये इंगित करता है उन परिस्थितियों की ओर। ये मेरी चिंता। ठीक है, खरा साहब ने जो अभी बयान दिया था उसके ऊपर भी मैं चाहूंगा कि आप कुछ बोलें। उन्होंने कहा कि हमारा जो इत्तेहाद था वो सिर्फ इस बात से था कि बीजेपी को वादी से खदेड़ दिया जाए जम्मू कश्मीर से। हमने खदेड़ दिया, हम कामयाब हुए, अब हमारे मुद्दे अलग। देखिए, तारिक अहमद खरा साहब हमारे सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं है बल्कि एक बड़े मंझे हुए स्टेट्समैन है, और निश्चित तौर पर जो उन्होंने कहा वही सच है। कांग्रेस ने कितने समझौते किए, कितनी सीट के ऊपर कांग्रेस ने सियासी नुकसान झेला, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भाजपा हमारी, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता नहीं है, सिर्फ बात वहां तक नहीं है। बात यह है कि जब देश के लोकतंत्र को बचाने की बात आएगी, जब माननीय राहुल गांधी जी हाथ में संविधान के प्रति लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कुछ तो कारण है। आपने देखा सीईसी को लेकर जिस तरीके से एक मर्तबा फिर एक नया राजीव कुमार हमारे सर पर थोप दिया। आपने देखा डिपोर्टेशन के मामले पे क्या हुआ। हाँ, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पे राहुल गांधी के स्टेटमेंट को खारिज करते हुए कहा कि उनकी अपनी राय है। नहीं, देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ ना, दिक्कत क्या है उमर अब्दुल्ला साहब, आप उनकी परेशानी को समझिए। उन्हें लोगों ने सम्मान दिया, जनादेश दिया, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मैं एक सामंजस्य जो है वो मरकज के साथ बिठाऊं, और इसमें कुछ गलत नहीं है।
मैं यहां तक समझ पा रहा हूं उन्होंने माननीय राहुल गांधी जी की किसी स्टेटमेंट के खिलाफ जाके कोई बात नहीं की, लेकिन वो ये कोशिश जरूर कर रहे हैं कि मरकज जो है वो कम से कम पूरी ईमानदारी के साथ जम्मू कश्मीर के साथ पेश आए। लेकिन आपने देख लिया जो बजट आया, कितने 100 करोड़ जो है इन्होंने काट दिए। तो दिक्कत क्या है कि जब मरकज में बैठी भाजपा सरकार, मोदी सरकार डेलिबरेटली उन तमाम गैर भाजपाई प्रदेशों में हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अरे और तो और आमिर भाई, एक राज्यपाल के पद की गरिमा होती थी। आप मुझे बताइए आज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, फिर मैं अपने नीलोफर साहबा की तरफ आऊंगा। जगदीप साहब, सिंह साहब, मैं आपसे इतना पूछूंगा, आपको लग रहा है एज अ कांग्रेस के सीनियर स्पोक्स पर्सन कि जो एनसी जिस ट्रैक पे चल रही है या फिर अगर हुला जिस चीज की बात कर रहे हैं, वाकई वो रास्ता बीजेपी वाला रास्ता नहीं है और अवाम की अवाम की जो सोच है उस पर एनसी उतर रही है? आपकी राय? निश्चित तौर पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेहंदी साहब भी बड़े बजे हुए नेता है, वहाँ के धार्मिक गुरु भी है, एक बड़ी रिप्यूटेड फैमिली से आते हैं और मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ सांसद होने के साथ साथ एक जिम्मेदार सियासी लीडर भी है। ये जरूर है कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये तय हो जाएगा कि इस तरीके से पब्लिक डोमेन में बात ना आए। लेकिन इसी को अगर कोई मुद्दा बनाकर कहे कि कोई बहुत बड़ी रार पार्टी के अंदर है, तो ये नहीं है। और नैतिक रूप से हमारी कांग्रेस की भी यही अपेक्षा है कि अगर लोगों ने हमें एक अच्छा और सशक्त जनादेश दिया है तो हम लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। टेकहुड जो हमारा बुनियादी मसला है आज की तारीख में, उस पर बात हो, लोगों के हक हकूकों की बात हो और तमाम वो वादे जो है। नीलोफर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, उसके बाद अपने आदित्य जी की तरफ आएंगे। सवाल आप जो पीडीपी लगातार पूछ रही है, आज उसका जवाब दे ही दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो भी आपके पास एटलीस्ट वही कर दिखाइए। देखिए, मुझे लगता है वो सवाल पूछने के हकदार ही नहीं है, उनको सवाल पूछने का हक ही नहीं है, क्योंकि जिन सवालों में आज हम गिरे हुए हैं या दोज विच आर सराउंडिंग अस, दैट इज द रीजन कि ये पीडीपी जो है इन्हीं की देन है। आपको याद होगा जब इंडिया ब्लॉक बना था, वो किस लिए बना था? यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं ये। आप खुद जानते हैं कि इंडिया ब्लॉक इसलिए बना कि बीजेपी को एट बे रखा जाए, और ये वही तंजीम है जिन्होंने हमारे खिलाफ, इस ब्लॉक के खिलाफ लड़ा जब यहाँ के लोगों को मैंडेट दिया। माफी चाहता हूँ बीच में टोकने के लिए, लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि पीडीपी को इस ब्लॉक से दूर रखने में एनसी का बड़ा हाथ है। एक मिनट मुझे बोलने दे दीजिए। जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की ये बात कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंटेशन की, आज तक वो मीडिया में आया नहीं, इनके जहनों में है, जबानों में है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन क्या थी, किसने बनाई थी, किसके बीच में सिग्नेचर्स हुए थे, वो मीडिया में इन्होंने कभी नहीं दिखाया। लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था जिसके तहत ये चीजें हुई थी, हमें सुनने में आई हुई है। तो ये जो है ख्याली पुलाव, मुद्दे वगैरह, ये इनका हमेशा चलता रहता है। अपोजिशन में इनका हक है सवाल पूछना भी और तनकीद करना भी, लेकिन तनकीद बराए तामीर अगर हो वो ज्यादा बेहतर रहती है। अभी 4 महीने अब अपना खाका देख लीजिए, 10 साल का क्या क्या बोया है आपने। तो अपोजिशन अपने आपके हिसाब से क्यों बोलेगा? आप ये खुद लॉयर है, अभी सरफेसी एक्ट की बात कर रहे थे, उनको बोलिए आज दर-बदर कैसे चंडीगढ़ में लोग घूम रहे हैं इन लोगों के मसलों में, डीआरटी में किस तरीके से 4-4 महीनों में उनको क्या वहां पर होता है, होटल बुक करना भी किसी बेचारे का पैसा नहीं होता है, वो किस तरीके से वहां पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें पैसा लेना था। अरे अगर एम्पावर करना था अपने ही इदारों को, यहाँ एम्पावर करना था, अपने दूसरे थोड़ी एम्पावर करना था। और जब एब्रोगेशन के वक्त वोटिंग हो रही थी, इनके सांसद कहाँ थे? ये भी इनसे पूछ लीजिए, क्या उन्होंने अगेंस्ट या फेवर में डाला? इनसे पूछ लीजिए कंसेंट क्या होती है। जब वोट चल रहे थे उस वक्त वो कहाँ बैठे थे? जब बाहर बैठे थे। इस वक्त इसका मतलब है किसका सपोर्ट कर रहे थे, ये भी इनसे पूछ लीजिए। ये बहुत बड़े बड़े सवाल। चलिए उनसे ही पूछ लेंगे इस चीज का जवाब, हमेशा मांगेगी। और हिस्ट्री में ये नोट है, पूछ लेते हैं। अब तीनों हजरात हमारे साथ बने रहिए। नीलोफर साहबा की वक्त की किल्लत थोड़ी सी है, टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि दोबारा इन्हें ज्वाइन करें ताकि मजीद इनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएं। फिलहाल जो चीजें हम सामने रखना चाहते हैं और इसके बाद हम आदित्य साहब से इस हवाले से पूछेंगे भी, उमर हुकूमत की नीयत को लेकर के पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि इत्तेहादी भी अपने अंदाज में निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सदर और शॉर्ट टैंक से रुकने असेंबली तारिक हमीद करा ने कहा कि पार्टी ने स्टेटहुड का मुद्दा छोड़ा नहीं है। कांग्रेस का कहना है
कि अगर रियासत का दर्जा बहाल नहीं हुआ तो रियासती सतह पर इसके खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। इशारा किसकी तरफ था मुझे नहीं मालूम। सूबाई कांग्रेस सदर का कहना है कि बीजेपी को इख्तिदार से दूर रख करके इत्तेहाद से अपना मकसद हासिल कर लिया है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने रेड लाइन भी खींच दी है। वो कैसी रेड लाइन है ये तो जाहिर है कि नुमाइंदा बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल को लेकर के उमर सरकार और मरकज दोनों को जवाब देना होगा। कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया कि हम इस डिमांड को इंटेंसिफाई करेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में, और हर जिले में जाके हम अपने लोगों से, अपने वर्कर्स से, अपने डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स से बात करेंगे और उनको समझाएंगे इसके बारे में, और तैयार करेंगे कि इस मूवमेंट को, इस जद्दोजहद को इंटेंसिफाई करने के लिए वो लोगों से बात करें। और अगर जरूरत पड़ी कल को, अगर हमें लगा कि इस तहरीक के बावजूद भी, इस जद्दोजहद के बावजूद भी मरकजी सरकार आनाकानी कर रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम सड़कों पे आएंगे। उसके वास्ते भी हमने अपने कारकुनों से बात की। लेकिन हमारा जो यहाँ का जो सबसे बड़ा मकसद था अलायंस करने का, वो ये था कि जम्मू कश्मीर की ताकत के गलियारों से बीजेपी को कैसे बाहर रखा जाए, उसमें हम कामयाब हो गए हैं। बाकी जो लोगों के मसले और मसाइल हैं उसको हम उजागर करना हमारा फर्ज बनता है, और बाकी जो भी कुछ अगर कोई ऐसी बात है तो उसके वास्ते तो या नेशनल कॉन्फ्रेंस जवाब दे सकती है या बीजेपी। तो भले ही इस सच्चाई को लोग नजरअंदाज कर दें या फिर ये कहें कि सारी चीजें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन हकीकत यही है कि मसाइल को लेकर के सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से आवाम पूछेगी, क्योंकि जिम्मेदार यही लोग हैं और यही चीजें कांग्रेस भी कह रही है। आदित्य साहब, बीच में आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, पहले आप अपना जवाब दे लें, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। नहीं, मैं बेसिकली मुझे बात समझ नहीं आई थी। वो कहना चाहती थी कि एजेंडा ऑफ अलायंस उनको दिखा नहीं। अगर आप गूगल पे अभी भी टाइप करेंगे एजेंडा ऑफ अलायंस तो सीधे डॉक्यूमेंट दिखता है। हाँ, तो इग्नोरेंस कैन नॉट बी अ ग्राउंड ऑन व्हिच यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू। बात रही कि एब्रोगेशन की बात में कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट, हम बाहर बैठे थे, बट आई डोंट अंडरस्टैंड। 303 एमपी थे, कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पाई जिसके पास 40 थे। एंड अगर हमारा एक एमपी था उस वक्त, आप फारूक साहब खुद थे, मसूदी साहब थे। नहीं, सबका छोड़ दीजिए, कांग्रेस कहां थी, एनसी कहां थी, आप बताइए पीडीपी कहां थी? उन्होंने यही सवाल पूछा। पीडीपी का एक ही एमएलए था, एक ही एमपी था, राज्यसभा में था, ये लोकसभा में पास हुआ ऑन द फर्स्ट डे, एंड ही वाज द वन हु प्रोटेस्टेड इन द पार्लियामेंट। फराज मीर साहब का वीडियो कहीं पे भी देख सकते, ही प्रोटेस्टेड, ही टोन डाउन हिज इवन क्लोथ्स टू रजिस्टर हिज प्रोटेस्ट इन द पार्लियामेंट हाउस। आई डोंट थिंक मतलब कि कुछ भी एब्सर्ड सा कह दिया जाए ऑन टीवी एंड आई हैव टू आंसर टू दैट, बट स्टिल आई फेल्ट कि चलो ठीक है बोल देता हूं। आप पूछें जो आपने पूछना है इसमें। मुझे आपसे ये पूछना था, जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है अब कांग्रेस के अंदर भी बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस सरकार के लिए लोगों के मसाइल, लोगों के सवालात का सामना करना पड़ेगा और लोगों की सरकार के लिए और भी ज्यादा चैलेंजेस होंगे? आमिर साहब, आपको ना ये बात माननी पड़ेगी। देखो, आप कांग्रेस का भी कह रहे हैं कि इंटरनल्स कुछ है या नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है, ऐसा नहीं है। ऐसा देखें, अगर आप इसको ब्रॉडर पिक्चर में देखें, ये तो चाहते हैं कि आप इसको ऐसे देखें, ये मोस्ट ऑफ द पीपल वांट इट। ठीक है, समझाइए। लेकिन इसको देखने का तरीका ये है कि बात ये है कि एक कमिटमेंट थी लोगों को, वोट मांगा गया था कुछ अभी बोलकर कि हम आपकी डिग्निटी के लिए लड़ेंगे, आपकी डिटेंशन नहीं होंगी, प्रिजनर्स हैं बाहर उनको वापस आएंगे, बिजली का हम करेंगे, स्मार्ट मीटर्स विल रिमूव, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करेंगे, हम जी रिजर्वेशन को रील थिंग लुक करेंगे। अब आप मुझे बताओ, जब वो चीजों के ऊपर सरकार हट जाती है, बट एट द सेम टाइम उसी सरकार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाकी लोग हैं जिनकी कॉन्शियस जिंदा है अभी, अगर वो उस बारे में बात करें, जैसे करा साहब की जो बात है, इट्स अ कॉन्शियस दैट इज अलाइव, उनको पता है, उन्होंने इस बात मैं सिंह साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन एक मिनट मुझे दे दीजिए। आदित्य साहब, जो बातें आप कह रहे हैं, असल में मैं इसी वजाहत थोड़ी सी ये चाहूंगा, सेम बातें हैं जो बीजेपी भी कह रही है। बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी का भी यही कहना है कि भाई इन लोगों के बहकावे में मत आइए, दरअसल इनके ही अपने एजेंडे हैं और ये अलग अलग तरीके से अवाम को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि उमर साहब
नहीं, शॉर्टकट उमर साहब ने ये सोचा है, उनका तरीका ये है कि उनको लगता है कि कांग्रेस की बीजेपी के साथ कोजी होकर, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोजी होकर मैं अपना काम निकाल लूंगा। साहब, बीजेपी रूथलेस पार्टी है, वो आपको नहीं स्पेस देने लगी। आपने खुद देखा है जब सर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कांग्रेस में होती तब भी उनसे बात करना पड़ता उनको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी होगी ABCD चाहे जो भी रहे, जो भी है, लेकिन बटरिंग आपने इलेक्शन लड़ी ऑन, आप मुझे बताया बात ही नहीं कर रहे हो। देखो 4 महीने में मैंने आपको अभी गिनाया, क्या कठुआ के मामले में बोले उमर साहब? अच्छा, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बात नहीं करते तो आप यही कहते कि भाई आप तो सेंटर से बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा, लोगों के मसले कैसे हल होंगे, तब भी तो आप सवाल इन्होंने, मैं पूछ रहा हूँ कि एग्जैक्टली बात क्या की है आपने कठुआ के मामले में क्या बात की? क्या आपने इतना भी बोला होम मिनिस्टर की देयर शुड बी ए जुडिशियल इंक्वायरी, जुडिशियल अफसर को बिठाओ ना? इसका जवाब नीलोफर साहिबा देंगे। जगदीप साहब, और कितनी बड़ी बात थी? चलिए ठीक है, मैं समझ गया, इसका जवाब मैं उनसे लूंगा। जगदीप साहब, माफी चाहता हूं सबसे पहले कि काफी देर हो गया, मैं आपकी तरफ आ नहीं पाया सही तरीके से। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस वक्त 2 चीजें हैं जो PDP और बीजेपी जिसकी तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं ये चीजें ऐसे दिखावे की हैं, और दूसरी चीज कि वाकई क्या इसमें कोई हकीकत है कि कांग्रेस अपना एक अलग ट्रैक पकड़ रही है, क्योंकि उसे पता है कि आने वाले साल में, आने वाले टाइम पर, इलेक्शन का टाइम जब भी होगा तो हो सकता है कि NC पे लोग भरोसा ना करें, हो सकता है ऑलरेडी PDP से लोग नाराज हैं, तो एक नया मौका, एक नया टाइम आ जाएगा कांग्रेस के लिए और कांग्रेस शायद यहां बाजी मार ले। देखिए, पहली तो बात ये कि कांग्रेस इस देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है और कांग्रेस की हर चल पुरजोर हर मुमकिन कोशिश ये रही है कि भाजपा की मक्कारी को, उसकी कुटिलता को और उसके धोखे को जनता तक लेकर जाया जाए। जहां तक सवाल जम्मू कश्मीर का है, जहां पर जैसे मैंने पहले कहा, हमने गठबंधन में बहुत सारी विधानसभा सीटों पर कंप्रोमाइजेस किए, सिर्फ इसलिए, सियासी नुकसान झेला सिर्फ इसलिए ताकि हमारा जो प्रयास था या प्राथमिकता थी वो भाजपा को सत्ता से बाहर रखना था, ताकि जो हालात आज देश के बने हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर में भी कोई कोर कसर छोड़ी नहीं इन्होंने, जैसे यहाँ की स्टेटहुड छीन ली, जिस तरीके से यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर टोल प्लाजा तक की बात हो, स्मार्ट मीटर से लेकर तमाम तरह के अस्थायी कर्मचारियों का दशकों तक होने वाला बंटाधार हो, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर मैं समझता हूँ कि लोग भी जानते हैं। और जहाँ तक सवाल है, आगे हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी इस सरकार में एक साथ एक मत होकर सबको लेके जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की हरचंद कोशिश करेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा भले ही, क्योंकि देखिए भाजपा के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, जिस तरीके से चुनाव हुआ, जिस तरीके से धांधलियों के आरोप लगे, बावजूद उसके 29 विधायकों तक एक तरह से परोक्ष रूप से पहुंचने के बावजूद आज सत्ता से बाहर भाजपा जो है उसकी फिर से कोशिश होगी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस को आखिर क्यों जरूरत पड़ी कि वो अपने तौर पर रियासत के दर्जे की बहाली के लिए आवाज उठाएं? क्या सरकार पर भरोसा नहीं होने? आमिर भाई, छोड़ दीजिए 2 करोड़ नौकरियां, छोड़ दीजिए 15 लाख, छोड़ दीजिए किसानों की आय दुगनी, छोड़ दीजिए सिलेंडर, दुनिया भर के तामझाम। अरे ये वो पार्टी है जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़ी होकर इस निर्लज्जता के अमृत काल में जमकर झूठ बोलती है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व झूठ बोलता है। क्या गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं कहा था कि हम स्टेटहुड जल्द से जल्द वापस देंगे? जब आप इनसे बात करेंगे 2 टूक जवाब होगा, जब हालात अनुकूल होंगे। अरे भाई, G20 आपने करवा लिया, जब इलेक्शन की बात आई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने वो भी करवाया, और अब आप जब आपसे हम स्टेटहुड की बात करते हैं और कोई एहसान कर रहे हैं, तो कैसे इन पर यकीन किया जाए? कौन करेगा? अरे आज तो स्थिति ये है जनाब, जो लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास लोग, वो भी आज भरोसा नहीं कर रहे हैं इन पर। तो ऐसे में तो तवक्को ही नहीं है इनसे कोई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम सब मिलकर एक बेहतर सरकार और एक सशक्त जनादेश को, ये उम्मीद हो सकता है कि बेहतर तरीके से ग्राउंड पे भी नजर आए और आने वाले टाइम पे भी हमें देखने को मिले। नीलोफर साहिबा, मौजूदा सूरत हाल अनुकूल तो नहीं है, ये तो आप जानती है। फिलहाल चैलेंजेस बहुत हैं, चाहे वो रियलिटी के हों, स्टेटहुड में 10 साल में जो हमने देखा स्टेटहुड छीना गया, 370 खत्म किया गया, लोगों के मसाले और भी ज्यादा बढ़ गए, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कुछ हुआ हम
से बेहतर आपको मालूम है। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि इन तमाम तर मौजूदा सूरत हाल में क्या पार्टी के अंदर भी जो चीजें चल रही है उन तमाम तर चीजों को जहन में रखते हुए पार्टी को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा अवाम के अनुसार? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है वो अवाम के मुफाद के लिए ही करती है, तो रास्ता बदलने की बात नहीं है। हाँ, जहां पर हमें लगेगा कि हम एक अवाम के लिए कोई और रास्ता भी लेना है जो डेवलपमेंट का होगा, जो प्रॉस्पेरिटी का होगा, जो अवाम चाहती है, क्योंकि अवाम ही सरदार है और अवाम ही सरदारी चुनती भी है, तो हम उसके लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर हमारी अवाम चाहती है, क्योंकि हमारी अवाम ने इस वक्त एक मैसिव मैंडेट जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए दिया है, अपना भरोसा दिया है, हम उस भरोसे को मद्देनजर रखते हुए ही हर कोई काम और हर कोई फैसला करेंगे ताकि वो यहाँ के लोगों के हित में हो। तो जो 4 महीने है बहुत कम अरसा है, इसमें इमेच्योरिटी होगी अगर हम ये मुद्दा उठाए, भाई ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। हर कोई जानता है खजाने खाली है, एट द एंड ऑफ द हम फाइनेंशियल ईयर है, अब नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, बिजनेस रूल्स तैयार होकर पहुंचे हैं, वो भी हो जाएंगे। आपको ये भी मालूम होना चाहिए जब इलेक्शन नहीं हुए थे एम्पावर किया गया यहाँ के एलजी साहब को मोर देन दैट जो उसको ऑलरेडी मिलता था रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। तो वो चीजें भी मद्देनजर रखनी है कि किस तरीके से एलजी साहब को ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावर्स और दे दिए गए हैं। लॉ हमारे पास है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, पुलिस का जितना भी महकमा है लॉ एंड ऑर्डर में आता है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आईएएस का कैडर है हम वहां पर कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, जो वादे हमने लोगों से किए हुए हैं वो हमने यूटी के मद्देनजर भी किए हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि स्टेटहुड भी रेस्टोर होनी चाहिए, क्योंकि जब स्टेटहुड रेस्टोर हो जाएगी तब काफी मुद्दे जो है, काफी मसले हल हो जाएंगे। चलिए वो वक्त भी हम देख लेंगे। आदित्य साहब, जो सिचुएशन हम देख पा रहे हैं, सब देखिए आप इस चीज को बखूबी समझते हैं, सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से इस वक्त लगी हुई हैं और जाहिर है कि ये सियासी पार्टी के बका के लिए उसके स्टैंड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। पीडीपी जो मौजूदा सूरत हाल में क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे इन तमाम तर चीजों से उभर करके अवाम के सही मसाइल को हल करने के रुख में कदम बढ़ा पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं पीडीपी ही वाहिद एक विकल्प के तौर पे अवाम देख सकती है। आपके पास पहले भी हुकूमत रही है और आपको यह भी लगता है कि अवाम तमाम तर नाराजगी को भूल करके आगे आपको बेहतर तरीके से देख सकती है। देखिए आमिर साहब, बात बड़ी सीधी सी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला है ये कहकर कि वो अकेली पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ सकती है और वो लड़ते हुए वो तरक्की ला सकती है। अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये झूठ जो उन्होंने परोसा, ये लोगों ने इस बार मान लिया। हम तब भी ये बात कहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस हकों के बारे में बात नहीं करेगी जो पीडीपी ने की। अगर पीडीपी ने पहले भी अलायंस बनाया था, पीडीपी ने अलायंस बनाया था बेस्ड ऑन अ डॉक्यूमेंट और एक एग्रीमेंट पे। हमारा ऑल्टरनेट ऑब्वियसली हम ही ऑल्टरनेट हैं और हम ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हम बेटर गवर्नेंस दे सकेंगे और बेटर पोजीशन पे होंगे। अभी तो इलेक्शन जस्ट हुई है और प्रिएम्प्ट करना कि कितने साल के बाद होगी क्या होगी, बट मुझे ये बात पता है कि लोग हमें ही देख रहे हैं एज एन ऑल्टरनेट, क्योंकि 3 एमएलए होने के बावजूद भी अगर आप असेंबली का फंक्शनिंग जो अगले बजट सेशन आने वाला है अगर आप उसका भी हिसाब लगाएंगे तो जो मेजर बिल्स हैं वो तो प्राइवेट मेंबर बिल आए हैं। सरकार ने तो कोई बिल ही नहीं किया। लैंड रेगुलराइजेशन रेगुलर बिल, हम एक बिल प्राइवेट मेंबर बिल आया है। लिकर बैन का जो बिल है वो भी पीडीपी की तरफ से आया है। अगर आप रेगुलाइजेशन ऑफ लेबर के भी है, जो स्टाफ है रेगुलाइजेशन जो कैजुअल लेबर है, उसका बिल भी पीडीपी ने दिया हुआ है। तो सरकार एज सच नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता है कि हमारे पास नंबर है तो सेम बीजेपी भी कहता है, लेकिन ये 80 लोग या 60 लोग जो हैं, 60-70 लोग जो हैं, ये मिलकर भी कोई भी लेजिस्लेटिव काम तो कर नहीं रहे हैं। तो लोगों को अल्टीमेटली काम ये नहीं होता कि आप उनके ट्रांसफार्मर का काम करें, आप उनके लिए कानून बेटर बनाओ, उनके लिए बेटर सहूलतें करो। लैंड रेगुलाइजेशन हमने इसलिए मूव किया क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को हक है, 20-30 साल से 40 साल से लोग बैठे हैं जमीन पे घर बनाकर। इट्स रेजिडेंशियल के लिए हमने रेगुलाइजेशन मांगी। जब आप 10 साल में डोमिसाइल देते हो और उस बाहर वाले आदमी को डोमिसाइल देकर ये कहते हो कि तू यहाँ पर ले जगह,
तो वो अपने जम्मू चलिए कश्मीर खैर लोगों की देखिए, 30, अवाम 40 साल के से मफाद में ये सारी चीजें हूं जो पार्टियां कह रही हैं अलग अलग, ये सिर्फ वैसे ही है। देखिए मैं इसे न झूठा करार दे सकता हूं न सच्चा, क्योंकि मेरे पास मापने का कोई आला नहीं है इस चीज के लिए, और अवाम को ही इसका फैसला करना होगा कि वो क्या बेहतर देख पा रही हैं और इस हुकूमत की जो उम्मीदें हैं वो कितनी पूरी होती हैं। मैं जाती तौर पर अगर पूछेगा तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बक रहा हूं जुनून में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा।